गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग का डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। इससे पहले ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। आज इसको रिकॉल कर लेंगे थोड़ा और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर में मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है वर्क करती है। तो लोकल गवर्नमेंट्स फॉर अर्बन एंड रूरल एरिया के लिए, तो रूरल एरिया में पंचायत राज सिस्टम चलता है। तो पंचायत तो किस तरह से वो काम करते हैं ये सारा डिस्कस हम लोग ने किया है। तो इसके आगे वाले वीडियो में आपको इसके जो पहला वीडियो वो देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उसकी कॉम्पोजिशंस होती है, कितने लेवल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल्स में हो जाता है, शुरुआत करते हैं तो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति आती है सेकेंड लेवल पे, और थर्ड लेवल पे आती है ज़िला परिषद। तो इसी तरह से हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे सिर्फ पंचायत राज के बारे में, फर्स्ट लेवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर मोस्टली जो है ग्राम होती है वो सभा, वो ग्राम सभा वो मेंटेन करती है। असेंबली, उसको असेंबली भी कहा जाता है, जहाँ पे वो मीटिंग डिस्कस होता है, सब कुछ उसमें पार्ट लेती है वो। तो ये चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शंस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वापस से रिपीट करते हैं कि द ग्राम पंचायत जो है किस तरह से काम करती है और उसका फंक्शंस क्या क्या है। सो द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इट्स विलेज। तो सबसे पहले है कि ग्राम पंचायत मोस्टली वो फॉर रूरल एरिया के लिए तो उसका इम्पॉर्टेंट है कि वो डेवलपमेंट किस तरह से करना है, उस विलेज को किस तरह से। तो अलग अलग प्रोग्राम्स वो स्टार्टअप करती है, इस्टेब्लिश करती है, ताकि वो जो है एरिया डेवलप्ड हो जाए। तो सबसे पहला जो वर्क है देखते हैं फर्स्ट में कि कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज सच एज रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे रोड्स होती है, रास्ते जो लोग जाते आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस, तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले मेंटेन करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए उसका। तो इसलिए तो और स्ट्रीट लाइट की लाइट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रातों में निकलना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से ये पहला काम होता है। दूसरा, प्रोवाइड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज। अब दूसरा आता है जब यहाँ पे मेंटेनेंस हो गया, स्ट्रक्चर्स बन गया, तो नेक्स्ट आता है कि एजुकेशन कैसा है, उस एरिया का एजुकेशन सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, स्कूल्स है प्रॉपरली मेंटेनेंस कर रही है कि काम सही से। और साथ साथ रिलेटेड आता है हेल्थ, बच्चों का हेल्थ और आसपास जितने सारे लोग रहते हैं गाँव में उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए डिस्पेंसरीज जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, वो सारा अवेलेबल है या नहीं इस एरिया में। तो ये उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसको मेंटेन करे, प्रोवाइड करवाए लोगों को। फिर आता है कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ constructions and maintenance of water resources or sources such as villages, wells and hand pumps। कि जो पानी की सोर्सेज होती है अच्छी साफ़ सुथरे पानी, तो वो भी लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाए, ये भी देखना है, पंचायत का ही काम होता है। तो गांव में वेल है या फिर हैंड पंप लगवाना है, वो उनके बारे में वो चीज़ें देखना है, उसको प्रोवाइड करवानी है। फिर उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ टैक्स imposed on houses, shops, land etc। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट को उस एरिया का टैक्स कलेक्ट करने का भी काम दिया जाता है, ताकि वो उस एरिया में जितने सारे मकान हैं उनका टैक्स होता है, प्रॉपर्टी का जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स होती है, लैंड है उसका टैक्स होता है, शॉप है तो उस पर उसका टैक्स लगता है, इस तरह से। फिर आता है नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो उस एरिया में कितने लोगों का बर्थ हुआ है, कितने लोगों का डेथ हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है कि इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डेथ एंड बर्थ। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने जो सारा काम करवाया लोगों को नौकरी देने के लिए, वो काम जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने किया है वो प्रोग्राम्स गांव में भी शुरू किए जाए। तो रूरल एरिया में जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उनको रोज़गार मिले, और वो थ्रू किसके थ्रू, जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस एंड हाइजीन इन द विलेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गांव के अंदर साफ़ सफाई बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना चाहिए, और हाइजीन पूरा हेल्थ का ध्यान रखें। तो साफ़ सफाई रहेगी तो ऑलरेडी हाइजीन रहेगा,
तो इसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है जो ग्राम पंचायत को करना होता है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिस सच एज कास्ट बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन द विलेजेस। साथ में दूसरी बात है कि जो कास्ट के भेदभाव, जो जातिवाद लोग भेदभाव करते हैं, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। या फिर जेंडर्स को लेके, मतलब मेल फीमेल्स, कि आप लड़के हो आप लड़की हो, मेल फीमेल्स को लेके भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान देना भी है दैट वाज ग्राम पंचायत में, कि ये चीज़ें गांव के अंदर ना हो। तो ये चीज़ें इंश्योर करना और लोगों को न्याय मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को न्याय मिले, इसके ऊपर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो ये सारा काम जो है ग्राम पंचायत का है। अब ये जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स के थ्रू देखा यहाँ पे ग्राम पंचायत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। इवन चिल्ड्रंस के साथ उसकी मदर्स होती है, उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करना ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए वो क्या करना चाहती है। इस तरह से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मिलना चाहिए। नाउ अब आता है नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इनकम, कि ये जो ग्राम पंचायत है इनके पास पैसे जो है वो कहाँ से उनको आता है, वो प्रोवाइड कौन करता है। तो ग्राम पंचायत गेट्स मनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज टू डिस्चार्ज द फॉलोइंग फंक्शंस अलॉटेड टू इट। तो ग्राम पंचायत को सबसे पहले जो पैसे होती है वो इसके अलग अलग सोर्सेज से उनसे मिलती है, ताकि वो अपना जो भी काम है, जो भी इनको काम करना, वो उसके थ्रू उस पैसे से वो कर सकते हैं। तो जैसे टैक्स जो भी मिलती है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन हाउस, शॉप्स एंड लैंड एक्सेट्रा, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये टैक्स वाला पेमेंट वो अपने मनी प्रॉब्लम्स, जो भी सॉल्यूशंस है, प्रोग्राम्स में पैसे की कमी होगी तो यहाँ से ये यूज़ करेंगे। दूसरा आता है फंड ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम पंचायत समिति एंड जिला परिषद। कभी कभी मोस्टली गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स होती है उसके लिए फंड इशू करती है, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट उनको पेमेंट, तो वो जो है पंचायत समिति द्वारा या फिर जिला परिषद द्वारा ही ग्राम पंचायत को पैसे मिलते हैं। फिर आता है फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। कुछ फाइन्स जो होते हैं, फाइन मतलब अगर किसी ने कुछ प्रॉब्लम्स, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिले हो जाता है, उसमें फ़ाइन लग जाती है, तो जो फ़ाइन भी कलेक्टेड होते हैं उस एरिया के, वो भी फाइन्स जो है वो ग्राम पंचायत ही यूज़ करेंगे। डोनेशन रिसीव फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। समटाइम्स लोग डोनेट भी करते हैं पैसे कि अपने एरिया में हमें अपना एरिया को अच्छे से बनाना है, डेवलप करना है, तो पैसे वाले जो भी है वो खुद डोनेट करते हैं ताकि वो एरिया को और डेवलप किया जाए। तो वो पैसा भी वो यूज़ किया जाता है डेवलप के लिए। तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट आता है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जो है जहाँ पे लोगों को जस्टिस मिलती है। सो अ न्याय पंचायत इज अपॉइंटेड बाय द विलेज पंचायत। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस एट द लोकल लेवल। तो न्याय पंचायत जो है ये भी अपॉइंट कौन करता है, ये अपॉइंट करती है विलेज, दैट वॉज अपॉइंटेड बाय द विलेज पंचायत ही इसको अपॉइंट करती है ग्राम पंचायत। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस एट द लोकल लेवल, मतलब कि यहाँ पर जो है जो भी लोग गांव में प्रॉब्लम होती है वो कहीं और नहीं जाके अपनी पंचायत में जाएंगे। पंचायत में जो डिपार्टमेंट बनाया गया फॉर जस्टिस, वो डिपार्टमेंट है न्याय पंचायत, वो वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगी न्याय पंचायत में। However, it is here only minor cases such as those of thief and trespassing. तो यहाँ पे मोस्टली क्योंकि न्याय पंचायत छोटा मोटा एरिया गांव से रिलेटेड होता है, तो छोटी मोटी केसेस जो है वो वहाँ पे सॉल्व करती है। माइनर केसेस में स्मॉल केसेस जो छोटी मोटी, जैसे यहाँ पे बता दिया चोरी का है या फिर कोई किसी की एरिया में वो एंटर कर लिया है, तो इसी तरह से ट्रेसपासिंग, किसी से परमिशन नहीं लेके वो उनके एरिया में उनसे सामान ले लिया है, तो इसी तरह से इससे रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि ऑल्सो इट इज़ ओनली ऑथोराइज टू इम्पोज फाइन्स एंड नॉट सेंड एनीवन टू प्रिजन। और उनके पास पावर क्या है कि वो उनसे फ़ाइन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया तो उनसे वो फ़ाइन कलेक्ट करेंगे, और उनके पास पावर नहीं है कि वो किसी को जेल भेज सकते हैं। तो दैट वाज ओनली ऑथराइज टू इम्पोज फाइन। तो ये फ़ाइन, जैसे मैंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता तो उसको फ़ाइन देना पड़ता है, तो ये फ़ाइन उनसे लेंगे और इससे उनको उनको लगेगा कि उनको पनिश्ड हो गए वो। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ द पंचायत राज।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांव को पूरा कंट्रोल करना, वेलफेयर सही से काम होना, स्मूथली काम हो, कोई लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो उस एरिया का जो है प्रॉब्लम उसी एरिया में सॉल्व हो जाए, इसीलिए ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओवर द ईयर्स द पंचायत राज हैज स्ट्रेंथन्ड द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन इंडिया, कि जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है कि पीपल्स की रूल्स होनी चाहिए, पीपल्स की राइट्स होनी चाहिए, तो ये ग्राम पंचायत एक अच्छा खासा लिविंग एग्जाम्पल बन गया कि यहाँ पे जनता का ही रूल है, जनता अपनी अकॉर्डिंग जिसको चाहे वो अपनी चूज़ करते हैं और पावर्स जनता के पास होती है, और इसी तरह से राइट्स जो है जनता के पास है। Niger has been successful in promoting people's participation at the local level. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे लोकल लेवल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए, कि वो देश के लिए काम करे, एरिया के लिए काम करे। तो इस तरह से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट हमेशा करते रहते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन कर सकता है, कौन 18 ईयर्स जो है, 18 ईयर्स तो वो वोट दे सकते हैं, अबव 18 ईयर्स, ठीक है, 25 से ऊपर जो होते हैं वो कैंडिडेट्स हो सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह से। नाउ अब यहाँ पे बता रहा है कि इट हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से क्या हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट मोस्टली देखा जाए किसके अंदर आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इसी तरह से नीचे से ऊपर अगर हम जाते हैं तो सभी एरिया को अगर डिवाइड कर दिया गया तो सभी एरिया अपने अपने पावर्स के अकॉर्डिंग रूल्स करेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो बर्डन था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डिवाइड किया तो स्टेट गवर्नमेंट बनाया उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एरिया को डिवाइड किया तो लोकल गवर्नमेंट बना दिया। तो इसी तरह से एरिया वाइज जब डिवाइड किया तो सारा पावर्स जो हो गया वो एरिया वाइज ईजिली हो गया। अब हर कोई ना कोई अपने अपने एरिया को मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे, उसका डेवलपमेंट को देखेंगे, तो वो एरिया की लोगों की प्रॉब्लम्स उसी एरिया में सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्डन थी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, इस पंचायत राज से बहुत ज़्यादा सॉल्व हुई। ऑल्सो इट हैज़ हेल्प पीपल्स गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन रिजॉल्विंग देयर लोकल प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन इन एन अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट मैनर। अब बहुत बार तो ऐसे भी देखा गया है, लोग जो होते हैं आपस में मोस्टली एक दूसरे को हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, पंचायत में जाते हैं, उनसे जो नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो इजीली अफोर्डेबल भी होता है और अच्छे तरीके से एफिशिएंट मैनर से अपने आप को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती उन लोगों को। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो उस एरिया से छोड़ के वो शहर आएंगे, फिर शहर में उनको वकीलों को हायर करना पड़ेगा, लॉयर्स के लिए उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि उनका प्रॉब्लम्स उसी एरिया में उनसे लोकल जो है हमारी उनसे सॉल्व हो जाती है, तो उनसे उनका प्रॉब्लम भी इजीली बर्डन नहीं बनता उनको। अभी देखते हैं वैल्यू कॉर्नर्स में क्या है। इन द ग्राम पंचायत 1/3 seats has been reserved for women to ensure their participation in decisions making. However, many of the families around us disuse the participations of women even in the discussions at their homes. Do you think it is correct? Discuss your reason in the class. अब यहाँ पे हमने देखा कि थर्ड गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट के अंदर वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1/3 सीट्स जो रिजर्व है वुमेन्स के लिए, ये ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इशू किया है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, बल्कि सबसे छोटा लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने इशू किया है वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने नहीं देते हैं इलेक्शंस में, बाहर नहीं, इवन घर पर डिस्कस करने में नहीं देते कि नहीं आपको नहीं डिस्कस करना, आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं करो। तो ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या चीज़ हो जा रही है, जेंडर को लेके हम भेदभाव कर रहे हैं कि वो फीमेल है इसके लिए, वुमेन्स है इसके लिए हम उनको पार्टिसिपेशन करने नहीं देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई मेल होते तो उनको अलाउ कर दिया जाता कि नहीं आप पार्टिसिपेट करो, आपको लड़ना चाहिए, चुनाव में खड़े होने चाहिए। तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। हमें जब हमने कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, तो सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए, भले वो मैन हो या वुमेन हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमें इसे रोकना चाहिए। अब एक केस स्टडी है, उसको डिस्कस करते हैं। केस स्टडी जो है उसके बाद
तो केस स्टडीज में एज वी नो वुमेन हैज़ ऑलवेज बीन केप्ट आउट ऑफ द डिस्कशंस मेकिंग प्रोसेस। ये बात सही है, वुमेन्स को हमेशा अलग कर दिया जाता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होती है तो वुमेन से राय नहीं लिया जाता, मोस्टली उनको इग्नोर करते हैं। दिस एक्सक्लूजन बिगन्स टू चेंज ओनली व्हेन द सक्सेस ऑफ द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। तो ये चीज़ों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जब ये चीज़ें हम शुरुआत मोस्टली एक वुमेन ही दूसरे वुमेन्स को चेंजेस कर सकती है और उसको सुधार कर सकती है वुमेन सफ्रेज के थ्रू। अब ये वुमेन सफ्रेज क्या है, मूवमेंट जो वुमेन्स दूसरे मूवमेंट्स को आगे लाने की कोशिश करती है। सफ्रेज मीन्स राइट, जो राइट्स है वुमेन्स का राइट्स मिलना चाहिए, उसके लिए वुमेन्स के अधिकार के लिए जो लड़ते हैं ये वही है जो दूसरी वुमेन्स को अधिकार दिला सकते हैं। तो ये इसके थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। हावेवर थिंग्स डिड नॉट चेंज मच इन द रूरल एरिया ऑफ आवर कंट्री, लेकिन फिर भी ये मोस्टली शहरों में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला है और चेंज हुआ भी है, लेकिन वहीं रूरल एरिया में गाँव के अंदर ये चेंजेस बहुत ही कम हुआ है, एकदम कम। वुमेन्स वे ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड ऑल्सो केप्ट आउट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वुमेन्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनकी उपयोग करते हैं और उनको हमेशा डिसीजन मेकिंग से अलग रखा जाता है कि नहीं, उनको इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना है। Thus, in 1992, the Constitution of India mandate the reservation of 1/3 seats for women in the पंचायती राज। तो इसी तरह से हमारे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किया और उसमें रिजर्व रख दिया 1/3, ताकि वुमेन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स पार्टिसिपेट करें पंचायत इलेक्शंस के अंदर, पंचायत राज के अंदर, ताकि वुमेन्स जो है रूरल एरिया में वो और डेवलप्ड हो। तो इसीलिए मेनली इंटेंशन ये था ताकि वो डेवलप्ड हो जाए। As a result, the participation of women in politics has considerably improved। और इसके कारण जो उसकी कंडीशन थी, छवि जो थी, इनकी जो पिक्चर थी वुमेन्स की, वो बहुत ही सुधार हुई। उनका जो पावर्स उनको मिला, अपने पावर्स को यूज़ किया उन्होंने। द इंक्लूजन ऑफ वुमेन्स इन पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन रिजॉल्विंग सोशल इशूज सच एज चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी ऑफ वुमेन्स। अगर इसी तरह से वुमेन्स पार्टिसिपेट करती है, अपना जो भी है उनका रोल्स है वो प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं वुमेन्स का जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आराम से वो खुद सॉल्व कर सकती हैं। जैसे हो गया सोशल इशू सच एज चाइल्ड मैरिज, ये रोकने में वो खुद आगे आएंगे। और वुमेन्स के एजुकेशन, कि वुमेन्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये तभी होगा जब खुद वुमेन्स पार्टिसिपेट करें, चुनाव लड़े, चुनाव में भाग लें ना। अभी नेक्स्ट उसके से कुछ क्वेश्चंस हैं ना। व्हाट परसेंट ऑफ सीट्स हैज़ बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायत राज। तो अभी आपने पढ़ा कितने परसेंट हो गए, यहाँ पे परसेंटेज बोला 1/3 है, तो 1/3 से यहाँ पर मोस्टली कितने हो जाएंगे, 33 समथिंग % हो जाएंगे। मेंशंस एनी वन एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूडिंग वुमेन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे एक एडवांटेजेस बताना है जहाँ पे अगर वुमेन्स को इंक्लूड किया जाता है कोई भी डिसीजंस के अंदर, क्योंकि वुमेन्स हर यहाँ पे अगर हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं तो सब अपने अपने व्यूज़ रखते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो इट्स बेटर वी शुड टेक द एडवाइस फ्रॉम द वुमेन्स, क्योंकि दे कैन गिव द एडवाइस डिफरेंट बिकॉज दे कैन ईजिली फील्स। वो जो भी वुमेन्स जो भी डिसीजन देती है वो सबसे पहले उनको वो खुद फील करती है कि ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो जो भी डिसीजन देंगे वो डिसीजन अच्छा ही होगा, क्योंकि वो पर्सनली अपने आप को इन्वॉल्व करके उनके बारे में सोच के ही डिसीजन देते हैं। तो इसीलिए इससे एडवांटेजेस ये है कि उसका जो भी डिसीजन आएगा उसका रिजल्ट हमेशा फुलफिल होगा। अब बियॉन्ड बॉर्डर्स में अगर हम मूव करते हैं, लाइक इन इंडिया द 3 tiers लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया सच एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इंडिया के जैसे ही 3 टायर्स मीन्स लेवल, ठीक है, LEVEL लेवल। टायर्स का मतलब होता है लेवल। तो जिस तरह से इंडिया में 3 लेवल्स है, फर्स्ट हो गया सेंट्रल, सेकंड हो गया स्टेट गवर्नमेंट है सारा, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में हमने पढ़ा भी वो था लोकल गवर्नमेंट, हमने लोकल गवर्नमेंट में भी 3 लेवल्स पढ़ा था, पंचायत राज, पंचायत समिति एंड जिला परिषद।
तो इसी तरह से ये सिस्टम जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में है, जैसे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो भी 3 टायर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर्स है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे इसकी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही छोटा था, आपको अच्छा समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही टॉपिक बहुत ही अच्छा था रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे इसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।